नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिज़नेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं बिज़नेस न्यूज़पेपर्स के कुछ बहुत ही बढ़िया आर्टिकल्स। तो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर्स के सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। ऐसे आर्टिकल्स जो उन न्यूज़ से रिलेटेड है, फाइनेंशियल इवेंट से रिलेटेड है, जो आपकी लाइफ को इम्पैक्ट कर रहे हैं। चाहे आपके इनकम को, आपके एक्सपेंसेस को, इन्फ्लेशन को, ये सारे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं आपके लिए, बस वही न्यूज़ यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको ऐसी वीडियोस और पसंद है। शुरुआत करता हूँ मैं पहले आर्टिकल से। बैंक्स नीड टू मेक द लोन्स मोर अफोर्डेबल। ये कहना है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर का, निर्मला सीतारमन का, एंड उन्होंने कॉल ऑन किया बैंक्स को और कहा कि थोड़ा इंटरेस्ट रेट को अफोर्डेबल बनाओ आप लोग, क्योंकि ऐसा टाइम है कि जहाँ गवर्नमेंट चाहती है कि इंडस्ट्री कैपेसिटी बिल्ड करे। अगर बैंक्स ये सोचेंगे कि ठीक है, हमें मतलब नहीं है कि इनको लोन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करना है, दैट्स इट। तो ये मेंटालिटी से काम आगे नहीं बढ़ पाएगा। उन्होंने कहा कि जो हाई कॉस्ट है इंडिया में बोरोइंग का, वो बहुत स्ट्रेसफुल है और इसकी वजह से ग्रोथ भी नहीं हो पाती है। बहुत सारे आप सोचिए बिज़नेसेस है ना, इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वो नहीं बेयर कर पाते हैं। तो अगर इंडिया की आप ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स को देखें तो आपके बहुत सारे वॉइसेस आ सकती हैं और कह सकती हैं कि जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग है, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। जब आप लोन लेते हैं तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल बस उसको चुकाने के अलावा आप कुछ कर नहीं सकते लाइफ में। आपको डेडिकेट करना पड़ता है बेसिकली अपना पूरा टाइम। सो यहाँ पे अगर देखें, इंडस्ट्रीज़ अगर रैप अप करना चाहती है तो लोन पे ही होगा। या तो वो इक्विटी से पैसा उठाएँगी, मतलब शेयर बेचकर शेयर बाज़ार से, या लोन से पैसा उठाएँगी। तो बैंक इंटरेस्ट रेट्स जो हैं इन्हें और अफोर्डेबल बनना होगा। एसबीआई का एनुअल बिज़नेस एंड इकोनॉमिक कॉन्क्लेव था जिसमें इन्होंने ये कहा है। इसके साथ ही रिटेल और स्मॉल बोरोवर लेंडिंग रेट्स वो भी लिंक्ड होते हैं आरबीआई की पॉलिसी रेपो रेट से। तो कॉर्पोरेट लोन्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट, तो एमसीएलआर। इस पे बेस्ड होते हैं वो लोन्स के इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट चार्ज कर किया जाता है कंपनी से, कॉर्पोरेट से। लेकिन अगर आप रिटेल एंड स्मॉल बोरोवर लेंडर रेट देखोगे तो ये कौन कंट्रोल करता है बेसिकली, ये सीधा आरबीआई जो रेट चेंज करती है उस पे डिपेंड करते हैं, पॉलिसी के रेपो रेट पे डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने भी लास्ट वक़्त कहा था कि आरबीआई जो है वो ब्याज दर को घटाए ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ बूस्ट हो। और उन्होंने ये भी कहा कि जो फूड प्राइसेज़ हैं उनको इनके बारे में थोड़ा देखना होगा मॉनेटरी पॉलिसी के वक़्त, क्योंकि फूड प्राइसेज़ ही आरबीआई को भी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं इस वक़्त, अन्य लोगों को तो कर ही रहे हैं। आता हूँ मैं दूसरे आर्टिकल पे और ये एक एडिटोरियल है। इस एडिटोरियल में जो टाइटल है वो कह रहा है द पावर टू रिफॉर्म टैरिफ्स मे बी द रिमेन द की इशू। हम इंडिया से रिलेटेड जितने प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं उसमें एक वर्ड कॉमन होता है और वो है ये टैरिफ। तो जो टैक्सेस हैं हमेशा एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहते हैं जब भी हम इंडिया से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। तो यूनियन पावर मिनिस्टर है हमारे मिस्टर एल खट्टर, और इन्होंने पावर कंपनीज को ना एक सलाह दी है जो पावर जनरेट करती हैं या फिर उस पावर को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं लोगों तक, कि आप लिस्ट होइए स्टॉक मार्केट्स में, ठीक है? और ये काफ़ी पर्सुएसिव रहा है कि जो भी एंटिटीज़ हैं, जो रिगर्स झेल पाई हैं मार्केट का, वो काफ़ी अच्छा वो कर रही हैं। लेकिन जो इंडिया का जो पावर मार्केट है, वो यूनिकली डिस्टॉर्टेड है पॉलिटिकली मोटिवेटेड टैरिफ पॉलिसी से। सबसे पहले तो जो गवर्नमेंट है, वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती है इसमें, क्योंकि जो ये एक पॉलिटिकल टॉपिक है, इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉस्ट है, राइट? एंड हर स्टेट में अगर आप देखेंगे सब्सिडीज़, डिस्काउंट्स, कितनी सारी चीज़ें हैं। तो जब आप इतने ज़्यादा डिस्काउंट्स ऑफ़र करोगे तो कहीं न कहीं आप जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, इनोवेशन है, वहाँ पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना तो पॉसिबल है ही नहीं ये करना। तो इंडिया का जो पावर मार्केट है तभी कहा गया कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और फाइनेंशियल वायबिलिटी ना पूरी अफ़ेक्ट कर देता है स्टेट रन ये इनकी डिस्कॉम्स की। तो स्टेट रन डिस्कॉम्स की तो ख़ैर काफ़ी हालत ख़राब रही आज तक हमने देखा है। स्टेट रन कंपनीज़ जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, वो उन्होंने बस पैसा डुबाया है ओवरऑल, एंड मतलब टैक्स पेयर्स को सिर्फ नुकसान ही पहुँचाया है उन्होंने ज़्यादातर में। जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स में अगर आप देखेंगे जाके, स्पेसिफिकली जो डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनीज़ की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो करीब-करीब 6.84 ट्रिलियन रुपीज़ का डेट है। लॉसेस है 6.46 ट्रिलियन रुपीज़ के। एंड ये स्टैगरिंग नंबर्स जो है ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि कितना बड़ा इम्पैक्ट आया है रिकॉर्ड डिमांड का 2023-24 में, एंड एक्सपेंसिव इम्पोर्टेड कोल का भी। जो कोल हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है, इंडिया कोल प्रोड्यूस करता है काफ़ी, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए थर्मल पावर प्लांट्स में हम लोग कोल यूज़ करते हैं, ये हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है। एंड इसकी वजह से हमें देखने को मिल रहा है कि कॉस्ट भी बहुत तेज़ी से बढ़े इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के, क्योंकि 72% इलेक्ट्रिसिटी भी इंडिया में बनती है कोल पावर से, जहाँ हम कोल ही यूज़ करते हैं।
तो यहाँ पे विज़डम और एफिकेसी की बात हो रही थी टैक्स पेयर फंडेड बेल आउट्स के सेक्टर की, क्योंकि बेल आउट्स मतलब क्या होता है कि समझ लीजिए आप एक कंपनी है, आपने बहुत ज़्यादा उधार ले लिया और आप चुका ही नहीं सकते हो, तो क्या होगा? गवर्नमेंट आपको बैंकरप्ट तो नहीं घोषित, आप गवर्नमेंट को बैंकरप्ट वैसे भी नहीं घोषित कर सकते, तो कंपनीज़ भी बैंकरप्ट घोषित नहीं होंगी। बेसिकली होगा ये कि आप यहाँ पर देखिए सेटलमेंट कर लेंगे, एक तरीके से बेल आउट होगा, जिसमें गवर्नमेंट आपको रिलीफ देगी, पैसे देगी। तो ये इनके साथ तो होता ही रहता है हमेशा, तो पिछले 20 सालों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफर किए हैं डिस्कॉम्स 5 बेल आउट स्कीम्स। और जो इम्पैक्ट है लेटेस्ट रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम का, आरडीएसएस का, जो ये लॉन्च हुआ 2022 में, वो भी ऑप्टिमम नहीं रहा है, ऑप्टिमम से कम ही रहा है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो इनकी जो इनेबिलिटी है कि ये पैसा ढूँढ पाए मार्केट से, ताकि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करें। स्मार्ट मीटरिंग स्कीम्स लेकर आएँ, ये सब चीज़ों के लिए पैसा चाहिए ना, और पैसा कहाँ से आएगा? जो एक्जिस्टिंग ऑपरेशन है, उससे पैसा आ ही नहीं रहा है। तो आरडीएसएस ने रिप्लेस किया हमारी पुरानी स्कीम को, जो थी उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, उदय। एंड ये क्लियर करना चाहते थे डिस्कॉम्स के जो एक्यूमुलेटेड फाइनेंशियल ऑपरेशनल लॉसेस को। एक्यूमुलेटेड मतलब अभी तक जो जमा हुए उनके भरे हुए लॉसेस हैं, ठीक है? जो बकाए हैं, उसको ये क्लियर करने चाहते थे पिछली स्कीम में। एंड ऑफ कोर्स हम देखते हैं कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि इनका डेट क्लियर नहीं हुआ या बेल आउट्स नहीं मिले, इनको जितने बेल आउट्स मिलते हैं फिर से वही नौबत आ जाती है कि इनको फिर से हमें बेल आउट करना पड़ेगा। तो ये एक काफ़ी बड़ा इश्यू रहा है। एटीएनसी लॉसेस एक इंडिकेटर है रेशियो ऑफ पावर procured by discoms for which they did not receive payment increased to 17%। तो AT&C लॉसेस मतलब ये एक इंडिकेटर है जहाँ पे कैसे कैलकुलेट होता है, मैं आपको बताता हूँ। जो भी पावर ये कंपनीज़ मतलब देती है और इसके बदले उन्हें पेमेंट नहीं मिलता, ये उसका रेशियो है और ये 17% बढ़ा है। मतलब 17% पैसे बढ़ना मतलब इन्होंने पावर दिया लेकिन पैसे नहीं मिले उसके। और जो डिफरेंस है डिस्कॉम्स के एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई में और कॉस्ट ऑफ परचेजिंग पावर में एंड एवरेज रियलाइजेबल रेवेन्यू में और द कॉस्ट ऑफ सप्लाइंग पावर जिसे आप बोल सकते हैं, वो आया है, वो कम हुआ है पहले से एंड ये हुआ है 0.45 पर किलोवाट 2022-23 में टू 0.21 किलोवाट आवर इन 2023-24। तो मिस्टर खट्टर ने पॉइंट आउट किया कि इस गैप को हमें ज़ीरो तक लाना होगा। तो ओवरऑल इस एडिटोरियल को पढ़ के पता चलता है कि हालत कितनी खराब रही है पावर सेक्टर कंपनीज़ की, स्पेसिफिकली जो गवर्नमेंट सेक्टर में है। काफ़ी बुरी हालत रही है एंड साथ में ये भी देखने को मिला है कि बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंसी रही है। इनएफिशिएंसी का मतलब हद से ज़्यादा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो प्रॉब्लम रहा है करप्शन का एंड इन सारी चीज़ों का जो बिल्कुल रूट तक इसमें है। तो पुट अनदर वे स्टेट नीड्स टू बाइट द बुलेट एंड रेज़ टैरिफ्स अक्रॉस द बोर्ड। इनको अपने टैरिफ्स बढ़ाने होंगे, बिजली के दाम को बढ़ाना होगा, अगर ये आगे ग्रोथ करना चाहते हैं तो। आयकरा ने हाइलाइट किया कि स्टेट रेगुलेटर्स जो हैं ये मॉडेस्ट रहे हैं। मीडियन राइज़ सिर्फ 1.7% हुआ है ड्यूरिंग 2024-25 जो लोअर है 2.5% से अप्रूव्ड इन द प्रीवियस ईयर। तो जितने भी स्टेट्स हैं वो ब्रिज करते हैं गैप को थ्रू क्रॉस सब्सिडीज़, जहाँ वो इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कस्टमर्स को चार्ज करते हैं प्रीमियम। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पॉलिटिकल प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो कमिटमेंट मिल जाती है कि हम आपको फ्री में बिजली देंगे या फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत कम कॉस्ट पे बिजली देंगे, तो उससे होता ये है कि सारा लॉस जो स्टेट रन कंपनीज़ हैं, इन्हें लेना पड़ता है। आता हूँ अब मैं दूसरे आर्टिकल पे। MGL, IGL sink up to 20% after cut in priority gas allocation। जो शेयर्स हैं सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के, महानगर गैस एंड इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, ये 20% नीचे आ चुके हैं। एंड कल ही आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे रिड्यूस किया है एडमिनिस्टर्ड प्राइस मैकेनिज्म एलोकेशन ऑफ डोमेस्टिक गैस टू देम। एंड इससे क्या होगा, इन कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। जो डिस्ट्रीब्यूट करती है, ये गैस को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनीज है, हम आपके घर तक ये पहुंचाती है। तो लोअर एलोकेशन एप्लीकेबल होगा नवंबर 16 2024 से। जो स्टॉक प्राइस था इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का, ये 20% नीचे आ गया। एंड अगर आप देखेंगे तो ये अपने प्रीवियस लो से भी नीचे चला गया, काफ़ी नीचे चला गया। और एमजीएल अगर आप देखेंगे, महानगर गैस लिमिटेड, ये भी 14% नीचे आकर 1130 पर आ गया। 18% नीचे आ चुका था बीच में एक बार 1075 तक। तो काफ़ी बुरा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। आईजीएल ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि कम्युनिकेशन जो मिली है बाय द कंपनी फ्रॉम गेल इंडिया, जो नोडल एजेंसी है फॉर डोमेस्टिक गैस एलोकेशन, कुछ फर्दर रिडक्शन हुए हैं डोमेस्टिक गैस एलोकेशन में टू द कंपनी इफेक्टिव
फ्रॉम नवंबर 16 2024। तो ये एक चीज़ सीखने को मिलती है कि जहाँ गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है ना, उस सेक्टर में इन्वेस्ट करके बड़ी टेंशन रहती है लोगों को, क्योंकि गवर्नमेंट कब क्या कर दे कोई इनका कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं है। एंड इसीलिए हमने देखा है कि आज तक लोग जहाँ गवर्नमेंट इन्वॉल्व्ड है, उन कंपनीज़ को छूते भी नहीं थे कभी। अब जाके गवर्नमेंट पीएसयूज़ में मूवमेंट आई है पिछले 5 सालों में, लेकिन आज तक कोई इन्हें हाथ नहीं लगाता था, फॉर अ सिंपल फैक्ट कि कितनी भी अच्छी कंपनी हो, गवर्नमेंट उसे बेकार कर ही देगी। आता हूँ मैं दूसरे आर्टिकल पे। गवर्नमेंट पुशेज़ बैक ऑन आरबीआई प्रपोज़ल्स। गवर्नमेंट्स पुश बैक कर रही है 2 प्रपोज़ल पे सेंट्रल बैंक के, जिसमें बैंक्स विल बी रिक्वायर्ड कि वो सेट असाइड करें और ज़्यादा फंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है? एंड लिक्विड एसेट्स और ज़्यादा होल्ड करें अगेंस्ट ऑनलाइन डिपॉज़िट्स अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट सोर्स। आरबीआई ने मई में प्रपोज़ किया है कि करीब 5% जो लोन आप दे रहे हो ना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, ठीक है? दैट आर अंडर कंस्ट्रक्शन, तो ये 5% आपका फिक्स होना चाहिए। इसको आप साइड में हटा के रख दो कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज़ को देना ही देना है। तो गवर्नमेंट थोड़ा कंसर्न हो गई यहाँ पे कि कॉस्ट ऑफ फंडिंग क्या होगा और क्या नहीं होगा। सेंट्रल बैंक ने प्रपोज़ किया था जुलाई में कि बैंक जो है उन्हें एडिशनल 5% रन ऑफ रखना होगा डिजिटली एक्सेसिबल रिटेल डिपॉज़िट्स के लिए। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आरबीआई को लगता है कि पहले जैसे होता था कि आप चेक लेके जाते थे बैंक से डिपॉज़िट करने, अगर अगर आपको लाखों रुपए चाहिए, तो बैंक बोलता था कि आपको कल मिलेंगे, 2 दिन बाद आप आइए, इस तरीके से तुरंत नहीं मिलते थे। लेकिन अब क्या है कि रिटेल डिपॉज़िट क्योंकि ऑनलाइन और हो जाता है ट्रांसफ़र वगैरह, तो हो सकता है कि एक पैनिक क्रिएट हो कभी और रिटेल एक बार में ही बहुत सारा पैसा बैंक से कहीं और ट्रांसफ़र कर दें और बैंक्स को हो सकता है इससे प्रॉब्लम हो जाए। तो आरबीआई को देखना है इसमें स्ट्रेस टेस्टिंग वगैरह की जाती है बैंक्स की, कि पता चले उन्हें कि क्या लेवल ऑफ कैश है, लिक्विडिटी है जो इन्हें मेंटेन करनी चाहिए और किस तरीके से एलोकेट करना चाहिए पैसे को। दास कॉशंस बैंक्स अगेंस्ट मिस सेलिंग। अब आज बैंक्स से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हैं। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो हमारे शक्तिकांत दास जी हैं गवर्नर, उन्होंने मंडे को कहा कि बैंक्स को ना अपना इंटरनल गवर्नेंस फ्रेमवर्क को और स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। एक तो जो चीज़ें एथिकल नहीं है जो हो रही हैं बैंक्स में, जैसे कि मिस सेलिंग कर दे रहे हो आप, प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, उस बंदे को समझ में नहीं आया कि वो क्या बाय कर रहा है, आपने ज़बरदस्ती बेच दिया। अकाउंट ओपन कर लिया विदाउट प्रॉपर वेरिफिकेशन। ये सब चीज़ें आप छोड़ दो करना, आप थोड़ा इम्प्रूव करो, ये एक इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क बनाओ, ठीक है? दास जी का ये कहना है बैंक्स को। उन्होंने कहा कि केयरफुली स्ट्रक्चर करना होगा इंसेंटिव्स को, जो बैंक्स का सेल्स स्टाफ है उसके इंसेंटिव्स इस तरीके से होते हैं कि वो अनएथिकल चीज़ें भी करते हैं, उनका ये है कि बस बेचना है उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कस्टमर्स को इससे फ़ायदा है या नहीं, चाहे वो झूठ बोल के बेचें। तो जो प्रैक्टिसेज़ हैं इससे शॉर्ट टर्म गेन तो बहुत अच्छा हो जाता है बैंक्स को, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि लॉन्ग टर्म रिस्क्स रहते हैं और रेपुटेशनल डैमेज एक बार हो जाए, तो वो फिक्स नहीं होता जल्दी, बहुत समय लगता है रेपुटेशनल डैमेज को फिक्स करने के लिए। जो बैंक्स के बोर्ड हैं, उन्होंने कहा कि वो उन्हें भी जो है विजिलेंट रहना होगा कि कोई कंसंट्रेशन बिल्ड ना हो जाए उनके बिज़नेस मॉडल में। मतलब एक ही जगह ऐसा ना बन जाए जहाँ पे पूरा रिलायंस है कि पैसा यहीं से आ रहा है और बाकी जगह से काम नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप 10 काम कर रहे हो तो 10 से थोड़ा इक्वल प्रोपोर्शंस में आपके इनकम होने चाहिए, या मैं कहूँगा इक्वल नहीं बट एट लीस्ट क्लोज़ होना चाहिए थोड़ा। एक जगह ही कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये इनका कहना है बैंक्स के लिए, क्योंकि देखिए बैंक्स को बहुत स्ट्रिक्टली गवर्न किया जाता है। बैंक्स में इंडिया के सारे लोगों का पैसा है, आम जनता का पैसा है एंड दूसरों के पैसे को हो सकता है ये बहुत केयरलेसली यूज़ कर ले। तो इसलिए आरबीआई हमेशा बिल्कुल नए रेगुलेशंस रेगुलेशंस और फ्रेमवर्क्स लाते रहती है कि बेटर से बेटर बनाया जाए पूरे प्रोसेस को एंड ट्रांसपेरेंट भी हो ये। इनका कहना है कि एक प्रोएक्टिव अप्रोच बैंक्स को रखना पड़ेगा ताकि वो आइडेंटिफ़ाई कर पाएँ और एड्रेस कर पाएँ पोटेंशियल चैलेंजेस को। होलसम अंडरस्टैंडिंग रखनी होगी एक्सटर्नल और इंटरनल कंडीशंस की जो बैंक्स में हैं। इनका कहना है कि सर्विसेज़ डिलीवरी की अगर बात करें तो बोर्ड को फ़ोकस करना चाहिए कि जो इंटरनल गवर्नेंस फ्रेमवर्क है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाए एंड बैंकिंग सेक्टर ना अभी ट्रांज़िशन कर रहा है। बेसिकली यहाँ पे जो रिप्लीट है विद अपॉर्च्युनिटीज़, जहाँ पे रिस्क्स भी हैं और चैलेंजेस भी हैं बैंक्स के लिए। बैंकिंग में टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड चीज़ें हो रही हैं एंड गुड टाइम्स आफ्टर ऑल आर द बेस्ट टाइम्स टू रीइन्फोर्स रेज़िलियंस एंड ग्रो सस्टेनेबली। तो इनका कहना है कि अभी बहुत अच्छा समय है, तो हम थोड़ा सस्टेनेबली ग्रो करेंगे एंड फोकस करेंगे कि इर्रेलेवेंट रिस्क ना लें। कुछ इन ब्रीफ इंटरनेशनल आर्टिकल्स अब मैं डिस्कस करूँगा।
ट्रूडो जस्टिन ट्रूडो जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के और इनका कहना है कि मेड मिस्टेक्स इन इमिग्रेशन पॉलिसी इनसे गलती हो गई है, मिस्टेक्स हो गई हैं इमिग्रेशन पॉलिसी में जिसकी वजह से बैड एक्टर्स लाइक फेक कॉलेजेस एंड बिग कॉर्पोरेशंस एक्सप्लॉइटिंग द सिस्टम फॉर देयर वेस्टेड इंटरेस्ट वाली चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। तो ट्रूडो ने का जो स्टेटमेंट है संडे को आया जब लिबरल पार्टी ने पॉपुलैरिटी मतलब हमने देखा कि बहुत ज़्यादा कम हो रही है, बहुत पॉपुलैरिटी इन्होंने लूज़ कर ली अहेड ऑफ 2025 जनरल इलेक्शन इन कनाडा। जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो फेस कर रहे हैं इंटेंस पब्लिक क्रिटिसिज्म इनकी पॉलिसीज़ की वजह से, जिसकी वजह से सबसे पहले तो वहाँ हाउसिंग शॉर्टेज है कनाडा में, घर की बहुत कमी है, घर बहुत महँगे हो गए हैं, इन्फ्लेशन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, हेल्थ एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम वहाँ पे बहुत पुअर हो चुका है पहले से, जो ऑपोज़िशन कंज़र्वेटिव पार्टी है उन्हें भी एक्यूज़ किया जा रहा है कि उनकी जो गवर्नमेंट है कि मिसमैनेजमेंट हुआ है पूरी तरीके से एंड ये प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पाए हैं कैनेडियन सिटिज़न्स की नीड्स को। श्रीलंका के प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा ने मंडे को अर्ज किया है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में जो लोग हैं, जो चीफ हैं, वो कंसिडर करें जो इकोनॉमिक हार्डशिप फेस करनी पड़ रही है श्रीलंका के लोगों को और इकोनॉमिक रिकवरी प्रोग्राम में थोड़ा-सा बैलेंस लेकर आएँ। आईएमएफ टीम ने संडे को क्या किया, वो श्रीलंका गए और उन्होंने एक थर्ड रिव्यू लिया 3 बिलियन बेल आउट फैसिलिटी का। तो जो थर्ड रिव्यू था, इससे एक फोर्थ ट्रांच जो है 4 ईयर फैसिलिटी की वो बेसिकली आगे लीड होगी। तो यहाँ पे $330 मिलियन जो था ये था 3 जो पिछले ट्रांचेस थे वो थे एंड बेसिकली जैसे पाकिस्तान की हम बात करें और श्रीलंका की ये दोनों ने आईएमएफ के पास पैकेजेस के लिए अप्लाई किया था और हमें देखने को मिला कि यहाँ पे आईएमएफ से इन्हें हेल्प मिली ऑन सर्टेन कंडीशंस ऑफ कोर्स ऐसे फ्री में आपको हेल्प नहीं मिलता है एंड अगर आप देखेंगे तो श्रीलंका ऐसा नहीं हुआ है कि हेल्प मिलने के बाद कुछ बहुत अच्छा कर रहा है। ऑफ कोर्स इंडियन गवर्नमेंट ने भी इनकी मदद की है बट यहाँ पे जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, अभी भी चल रहा है एंड बेल आउट पैकेज के लिए अभी भी डिस्कशंस चल रहे हैं जहाँ पे ये रिलीफ की गुज़ारिश कर रहे हैं किससे? आईएमएफ से। BlackRock gets Abu Dhabi license week आफ्टर नॉन। BlackRock इनकॉर्पोरेशन काफ़ी फ़ेमस कंपनी है। BlackRock काफ़ी बड़ा इंस्टीट्यूशन है, काफ़ी पैसे मैनेज करता है। करीब ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स या मल्टी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स मैनेज करता है ये एसेट्स एंड ये कमर्शियल लाइसेंस ले चुके हैं ऑपरेट करने के लिए अबू धाबी में और ये लेटेस्ट साइन है कि जो एसेट मैनेजर है वो इस रीजन में और ज़्यादा डीपली यहाँ पे काम करना चाहता है। कंपनी प्लान कर रहा है कि वो रेगुलेटरी अप्रूवल ले, ऑपरेट करे एडीजीएम में और कंपनी के जो फाइनेंशियल सेक्टर है एज़ पर देयर स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हमें काफ़ी सारे ऐसे फंड्स आते हुए दिख रहे हैं, कहाँ पर? अबू धाबी में, दुबई में एंड ऑल ओवर यूएई मैं कहूँगा। Vessel off coast vessel off Yemen coast reports missile hit sea nearby. करीब 60 नॉटिकल माइल्स साउथ ईस्ट यमन से एडन में रिपोर्ट किया गया मंडे को कि जो मिसाइल स्प्लैशिंग है वो देखी गई है। मतलब मिसाइल्स हमें जाते हुए दिखे हैं। जो यूनाइटेड किंगडम मैरिटाइम ऑपरेशंस है, ट्रेड ऑपरेशंस उन्होंने कहा कि यूकेएमटीओ ने ऐड किया कि जो वेसल है और उनके क्रू हैं वो सेफ थे और ये जा रहा था रेड सी 25 नॉटिकल माइल्स वेस्ट ऑफ यमन मोखा से जहाँ पे रिपोर्ट किया गया कि मिसाइल स्प्लैशिंग दिखी है उन्हें और देखिए यही प्रॉब्लम है। ये आर्टिकल मैंने स्पेसिफिकली इसलिए पॉइंट आउट करने के लिए कहा कि जितना भी ट्रेड है जो रेड सी से जा रहा है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एंग्ज़ायटी रहती है इस वक़्त। क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं वेस्ट एशिया में ये अभी तक सॉल्व नहीं हुए हैं, यहाँ पे अभी तक पीस हमें नहीं देखने को मिला है। जिसकी वजह से हमेशा हमारा ट्रेड इम्पैक्ट होता रहता है और हमारे ऑयल प्राइसेस भी हमें वॉलेटाइल होते हुए नज़र आते हैं। तो जब तक ये फिक्स नहीं होता है हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी एंड प्रॉब्लम क्या है? गवर्नमेंट चाहे कुछ भी कर ले महँगाई बढ़ते रहेगी। यस, चीज़ों के दाम हमेशा बढ़ते रहेंगे क्योंकि जब तक ऐसे स्कर्मिश चल रहे हों, कमोडिटी प्राइसेज़ हमेशा ऊपर रहते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।